अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग माय एंटायर प्रेगनेंसी जर्नी विद यू ऑल गाइस, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल हो सके। और जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जो कोताहियाँ मुझसे हुई हैं, वो किसी और से ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा फेज़ है कि इसमें की गई छोटी से छोटी मामूली से मामूली गलतियाँ भी जो है वो बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो जी, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में 9 महीने होते हैं। लाइक इट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्राइमेस्टर्स, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं और हर ट्राइमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स। सही है। तो अब होता यूँ है कि इन अर्ली प्रेगनेंसी आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, फिटीग, ये चीज़ें नॉर्मल है। 6 वीक्स तक तो जो आपको स्पॉटिंग होती है ना, दैट्स नॉर्मल हो जाती है बास लोगों को। बट अगर स्पॉटिंग आपको अब्डोमिनल पेन के साथ, क्रैम्प्स के साथ, या अचानक से आपको ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रही हैं, इसके साथ आपको स्पॉटिंग हो रही है, तो वो थोड़ी सी तशवीशनाक कंडीशन हो जाती है आपकी। ठीक है। तो मुझे जो था ना, सीन ये था कि मुझे स्पॉटिंग रही है थ्रू आउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इवन 3 महीने भी क्रॉस कर गए थे, 3.5 मंथ्स मुझे जो है वो स्पॉटिंग का इशू रहा है। तो जब मैं तीसरे महीने में थी ना, तो आई वेंट टू अ डॉक्टर इन बहरीन और उनको मैंने अपना चेकअप करवाया। तो उन्होंने मेरा फिज़िकल एग्जामिनेशन किया, अल्ट्रासाउंड किया। तो उन्होंने कहा बेबी ठीक है और कोई ऐसा मसला नहीं है। बट फिर मैंने जब उनसे पूछा कि स्पॉटिंग क्यों हो रही है, इतनी देर तक तो नहीं ठीक होती है, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी है मुझे और क्रैम्प्स भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने कहा इसका मुझे नहीं पता, आप अपने हेल्थ सेंटर जाएं और वो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करेंगी, तो फिर आप उनसे जाके ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। मेरी तरफ से सब चीज़ें फ़ाइन है, सब चीज़ें ओके हैं। आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर देती हूँ, आप वो खाएँ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं उनके पास एक तो स्पॉटिंग के लिए गई थी, एक नोज़िया के लिए गई थी, और दूसरे मुझे स्टमक इशू बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, उसमें बिल्कुल भी कोई हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन नहीं थी जो मेरा प्रोजेस्टेरोन लेवल को हाई कर सके। ठीक है। और उसमें सिर्फ मुझे स्टमक से रिलेटेड, नोज़िया से रिलेटेड मेडिसिन दी गई और फॉलिक एसिड, इस तरीके से उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और घर भेज दिया। तो जब मैं घर आई तो मुझे ये था, अल्लाह का शुक्र था कि जो बेबी है वो फ़ाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फिर भी नहीं हुई थी। वो क्यों नहीं हुई थी, मुझे अभी तक ये रीज़न ही पता चल रही थी कि 3 महीने गुजर चुके हैं और मुझे स्टिल स्पॉटिंग हो रही है। और क्या वजह है, खुदा न ख्वास्ता फ्यूचर में, मतलब जैसे ही मंथ्स आगे चलते जाएंगे, मुझे मज़ीद प्रॉब्लम्स ना होना शुरू हो जाए। और क्रैम्प्स तो पूछे मत, किस कदर बुरे क्रैम्प्स पड़ते थे। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बहुत बुरा गया। तो ज़िशान ने मुझे कहा कि जो है ना, हम चलते हैं किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं कि आप फिर से चेकअप करवा लें। तो मैंने कहा मैं नहीं चेकअप करवाऊंगी, मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं। तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैं बिल्कुल भी किसी और डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए नहीं गई। और दूसरी मेरी मिस्टेक ये थी कि जो उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड वगैरह रिकमेंड किए थे, तो वो मुझे, क्योंकि नोज़िया बहुत फील होता था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और मूड भी अजीब सा रहता था, तो मेडिसिन मुझसे खाई नहीं जा रही थी। मेरी कंप्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा, जो है ना, कंप्लेंट्स बुरी हो गई थी। तो उस वजह से जो है मैं कभी फॉलिक एसिड ले लेती थी, कभी नहीं लेती थी। स्टमक इशू बहुत ज़्यादा हो जाता था। कभी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स भी ले लेती थी ताकि जो है वो स्टमक इशू नहीं हो। तो बस मैंने बहुत नेग्लिजेंस दिखाई अपनी मेडिकेशन में, मैंने प्रॉपरली नहीं ली। वजह ये भी थी कि स्टमक इशू भी था, दूसरी वजह नोज़िया था और मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं था होता। मुझे जो भी मैं खाती थी वो मैं जो है ना इवेंचुअली उसको वॉमिट करके निकाल देती थी। पहले जो लाइक 5 मंथ्स उसमें तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी, मेरे से बिल्कुल भी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट होता था वो ब्रेड था और एग था, ये मुझे डाइजेस्ट हो जाता था। बाज़-औक़ात ये भी नहीं था डाइजेस्ट होता, सिर्फ चाय पीती थी मैं और साथ में कभी कोई बिस्किट ले लिया या अगेन ब्रेड ले ली, तो यही मैं खाती पीती थी। हाँ, फ्रूट्स मैं खाती थी, वो मुझे डाइजेस्ट होते थे। बहुत कम होता था, वो भी नहीं थे डाइजेस्ट होते, और इवेंचुअली जो है मैं वॉमिट कर देती थी।
उसके बाद ना मुझे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मैं ब्रेथलेस होने लगी थी, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहने लगी थी और बहुत ज़्यादा फटीग होती थी। मुझसे ज़्यादा देर काम नहीं था होता, मैं थोड़ा सा काम करती थी और उसके बाद मैं बैठ जाती थी और फिर मैं वापस काम करना शुरू करती थी, क्योंकि मेरे पास वहाँ कोई मेड तो थी नहीं। सारे काम मैंने खुद करने थे, आयान ईमान को भी संभालना था, घर भी चलाना था, ज़िशान के काम भी करने थे। वो सारे काम चलते रहे और अपनी हेल्थ को मैं बिल्कुल इग्नोर करती गई और दवाइयाँ भी प्रॉपरली नहीं थी ले रही, किसी और डॉक्टर को मज़ीद चेकअप भी नहीं थी करा रही। तो खैर दिन गुजरते चले गए। और मेरा एक और मसला ये भी था कि जब मैं पहली बार चेकअप कराने गई ना डॉक्टर को, तो मुझे तकरीबन 3 घंटे वहाँ लग गए थे। 2 घंटे वेटिंग में, 2 घंटा वेट किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग डॉक्टर को चेक करा, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए अब मुझे मज़ीद 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। तो 3 घंटा मुझे वहाँ जो डॉक्टर के साथ क्लिनिक में टाइम स्पेंड करना पड़ा। उसकी वजह से भी मैं थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी कि अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि बच्चे इतनी देर कहीं भी नहीं आपको पता है टिकते हैं और बहुत तंग करते हैं। तो ये 2-3 वजह थी कि मैं डॉक्टर के पास मज़ीद नहीं गई और ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद हम लोगों ने आना था पाकिस्तान, क्योंकि मेरी देवर की थी शादी, ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने डिलीवरी भी करानी थी यहाँ पाकिस्तान में। तो यहाँ आई, मैंने डॉक्टर्स को चेक करवाए, मेरे ब्लड टेस्ट हुए और उसमें मेरा HB लेवल बहुत डाउन हुआ, कैल्शियम लेवल बहुत डाउन था और मुझे जो है विटामिन D डेफिशिएंसी भी थी। तो मिला जुला के मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा रंग पीला पड़ गया, तो होंठ जो है मेरे सफ़ेद हो गए थे और टैकीकार्डिया तो पूछे ही मत। और मैं बहुत ज़्यादा ठंडी रहने लग गई थी, बहुत बुरी मेरी कंडीशन थी। चक्कर मुझे बहुत बुरे आते थे, जो कि कभी भी पहली अर्ली प्रेगनेंसीज़ में मुझे नहीं हुआ, पहली वाली प्रेगनेंसीज़ में मुझे नहीं हुआ। एनी हाउ डॉक्टर ने मुझे विनोफर रिकमेंड कर दी और विनोफर मुझे लाइक उसकी 3 इन्फ्यूजन्स मेरे ख्याल में लगी हैं, 3 लगी हैं। और तो मेरा जो है HB लेवल 7 से रेज होकर हो गया था 9, ठीक है जी। और 9 हो गया था। जब मैंने बाद में ब्लड टेस्ट करवाया, फिर से CBC करवाया, तो मेरा जो है वो HB काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। अच्छा बहरहाल तो ये करते कराते मेरा डिलीवरी का टाइम काफ़ी करीब आ चुका हुआ था, बीच में शादी भी थी। तो जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो मैं लाहौर आ गई थी। तो यहाँ पर एक हमारे घर के पास ही बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। वहाँ पे एक डॉक्टर बैठती हैं, उनका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो बहुत बड़े और अच्छे हॉस्पिटल्स में सर्जरीज करती हैं। तो उनसे मैंने लास्ट चेकअप करवाया और उनसे मैंने अपने C-सेक्शन की बात की, ठीक है। क्योंकि होना मेरा एट द एंड C-सेक्शन ही था, क्योंकि प्रीवियस 2 C-सेक्शंस हैं, तो तीसरे में रिस्क नहीं लेते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी का। तो जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि बेबी जो है ना वो आपका बड़ा है और लाइकर मुझे कम लग रहा है। तो मैं गई थी उनके पास वेडनेसडे को। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करिएगा कि फ्राइडे को आ जाइएगा और मैं आपका C-सेक्शन कर दूंगी। तो मैंने कहा कि फ्राइडे नहीं, आप ऐसा करें कि ना हम जो है संडे कर लेते हैं या मंडे कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं, बट ये कि भी हमारे पास अवेलेबल है रूम, तो ईजी हो जाएगा। और इतने ज़्यादा पेशेंट्स भी हैं, तो मैं बड़े ईजीली आपका जो है वो ऑपरेट कर सकूँगी और आपको टाइम देख सकूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना अगले दिन आके हाफ़ पेमेंट कर जाएं। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं घर आई, तो जब मैं घर आई ना तो ऐसे ही मुझे ना डर सा लगने लग गया, मैं ऐसे एमी रो ही जाऊँ, परेशान से फिरूँ। तो मैंने अम्मी से बात की, तो अम्मी ने कहा आप क्यों इतना परेशान हो। तो मैंने कहा अम्मी, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, पर पता नहीं कि अजीब सी ना टेंशन है मुझे बैक एंड पे, मुझे नहीं पता क्या वजह है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हूँ। तब मैंने कहा उन्होंने कुछ बच्चे से रिलेटेड कहा है, कुछ कहा है आपको। तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन, कम टू अस ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को हम आपका जो है वो ऑपरेट कर देंगे, बट बिफोर दैट आपको 1 दिन पहले आके जो है वो हाफ़ पेमेंट देनी है, तो ताकि आपके लिए हम रूम अरेंज कर सके। तो अम्मी वाज लाइक कि ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ कि हम C-सेक्शन के लिए जा रहे हैं और 1 दिन पहले आप जाके जो है हाफ़ पेमेंट सबमिट करा दें तो उसके बाद पेशेंट एडमिट होगा। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। जब जिस दिन ऑपरेशन कराना होता है उस दिन आप ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले थोड़ी सी जो है पेमेंट, जो थोड़े से पैसे होते हैं वो आप डिपॉजिट करा देते हो और जब आप डिस्चार्ज होते हो तब एंड पर आप बाकी की जो है वो पेमेंट डिपॉजिट कराते हो। आई वॉज लाइक अच्छा
तो अम्मी कही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा अच्छा अम्मी ऐसा है। तो और वैसे भी मैं भी थोड़ी सी जो है वो हुई थी परेशान। तो अम्मी ने कहा ऐसे करते हैं चलो तुम्हारा ना एक रैंडम चेकअप कराते हैं, हमारे घर के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा वहाँ सिर्फ एक बार चेकअप कराते हैं ताकि तुम्हारी जो परेशानी है वो दूर हो जाए कि बेबी इज़ फाइन, तुम भी ठीक हो। अच्छा जब मैं वहाँ पहुँची ना, जैसे ही डॉक्टर ने मेरा फिज़िकल एग्जामिनेशन किया ना, तो उन्होंने मुझे तभी बोला कि आपका जो लाइकर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि प्राइवेट डॉक्टर ने जहाँ पे मैं चेक करा कर आई, उन्होंने कहा कि आपका पानी कम है और बेबी बड़ा है। उन्होंने कहा आप इमीडिएटली जाएँ, CTG करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सो मैंने ये चीज़ें कराई और जब मैं वापस आई उनको दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई है और उसको ब्रीथिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि बच्चे की डेथ हो जाए। तो आपको इमीडिएटली जो है ना अभी ऑपरेट करवाना होगा, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा कर लें कि मैं कल आ जाऊं। तो मुझे यह था कि मैं वापस जाके अपनी डॉक्टर से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि ये सिचुएशन है। हालांकि मैं अभी 1 या 2 घंटे पहले अपने डॉक्टर को चेक करवा कर आई और उन्होंने कहा सब ठीक है, पानी कम है थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है। और ये डॉक्टर कह रही है पानी ज़्यादा है और बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा एनी हाउ, तो मैंने कोशिश की कि मैं नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, आपके पास नेक्स्ट डे तो दूर की बात है, आपके पास सिर्फ 2 आवर्स हैं, इसके 1 to 2 आवर है, इसके अंदर आपने करवाना है वरना बच्चे की डेथ भी हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे। वो पीरियड था, वो टाइम था मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। मैं वहाँ अम्मी की शक्ल देख रही हूँ, अम्मी मेरी देख रही हैं। उन्होंने मुझे फौरी तौर पे एडमिट किया। मेरे से पहले बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, उन्होंने उन पेशेंट्स को ड्रॉप किया, OT खाली करवाई और मुझे कैनुला वगैरह लग गया और मुझे उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए और अम्मी से कहा बस ब्लड ग्रुप अरेंज करें, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ब्लड का बैठ के वेट करें, बस कोशिश करें जल्दी से ब्लड आ जाए ताकि फ़ौरन हम जो है ना इनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है जल्दी से ब्लड अरेंज हो गया था। तो फ़ौरन मेरी भी ड्रिप लगी थी, तो उन लोगों ने, अब मेरा ब्लड आ गया तो वो मुझे ले गए थे ऑपरेशन थिएटर में। और ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने इतनी जल्दी डाली तो कहते जल्दी करें आप जल्दी लेटें, आपकी बेबी की किसी भी टाइम अल्लाह माफ़ करे डेथ हो सकती है, जल्दी करें। इतनी परेशानी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मुझे तो उन्होंने बस थोड़ा सा ये कहा, तो अम्मी को तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा था कि अम्मी तो इतना ज़ारो कतार रोती रही हैं। अम्मी बताती हैं कि तुम ना पूछो हमारी क्या कंडीशन थी। एनी हाउ ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बताया कि आपकी बेबी गर्ल हुई है। आपको पता है जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपका ये हाफ जो होता है ना वो सुन होता है, बाकी आप सुन सकते हो, देख सकते हो, सब पता होता है, आप होश में होते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी बेबी गर्ल हुई है। और जो उनके साथ और भी डॉक्टर्स थी तो वो आपस में डिस्कस कर रही थी ऑपरेशन के दौरान ही कि बहुत बड़ा बेबी है, ठीक है, लाइक बेबी का वेट बहुत ज़्यादा, बेबी बहुत हेल्दी है। खैर बेबी उन्होंने मुझे दिखाया हल्का सा, मुझे कुछ समझ नहीं थी तब बारी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बल्कि काफ़ी ख़राब हो गई थी, मुझे सांस नहीं था आ रहा और मेरी जो दिल है ना बहुत ज़्यादा उसमें पेन हो रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं थी आ रही। तो खैर मुझे ऑपरेशन में भी, ड्यूरिंग ऑपरेशन भी काफ़ी टाइम लगा, लाइक 1 घंटा मेरी सर्जरी को लगा है, वरना नॉर्मली हाफ एन आवर तक आप फ्री हो जाते हो, ठीक है। खैर मुझे उन्होंने कर दिया रूम में, रिकवरी रूम में भेज दिया और उसके बाद जो है मैंने अपनी बच्ची नहीं देखी। 3 दिन तक मैंने अपनी बेटी को नहीं था देखा और नर्सरी में रही। पहले छोटी नर्सरी में रखते हैं बच्चे को, जिसमें वो क्लीन वगैरह करके बेबी को हैंड ओवर कर देते हैं, बट इसको ब्रीथिंग इशू काफ़ी ज़्यादा थे तो उन्होंने इसको मास्क लगाकर तो बड़ी नर्सरी में भेज दिया था ताकि प्रॉपर इसका चेकअप हो, इसको एंटीबायोटिक्स लगनी थी और इस तरह से। हाँ, और मैं वहाँ क्योंकि होश में थी और मम्मी से कह रही थी अम्मी अभी तक मैंने नहीं देखा और मैं लिटरली रो रही थी, मैं चुप ही नहीं हुई, मैं इतना रोती रही हूँ। तो अम्मी मुझे कह रही थी सब ठीक है, बस उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रही, ब्रीथिंग इशू हो रहा है, तो इसकी वजह से उसको बड़ी नर्सरी लेकर गए, अभी आप नहीं मिल सकती उससे। खैर मैं जब डिस्चार्ज हो गई और मैंने अपनी डॉक्टर से बात की, वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, डॉक्टर अमल सरताज इनका शायद ये नाम था। वो इतनी ज़्यादा अच्छी डॉक्टर थी दैट आई हैव नो वर्ड्स।
उन्होंने मुझे डिटेल में सारा जो है वो मेरे से बात की, मेरी हिस्ट्री ली बच्चों की, तब भी लेते हैं जब आपको एडमिट करते हैं, बट अब डिटेल में उन्होंने मुझे जो है ना काउंसल करना शुरू किया। उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की मेरी, क्योंकि दोनों बच्चों की हिस्ट्री में ये रह चुका है कि मेकोनियम आया ने पास आउट कर दिया था, और जो ईमान है शी वॉज अबाउट टू, ठीक है। मेकोनियम होता है सिंपल वर्ड्स, बच्चे ने स्टूल पास कर दिया था, ठीक है। तो वो बहुत डेंजरस होता है अगर बच्चा इनहेल कर जाए। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह भी वो स्टूल पास आउट ही हुआ था, तो कि मेरा उन्होंने ऑपरेट करके जो है वो बेबी निकाल लिया था, आयान आ गया था इस दुनिया में। तो ईमान किस बार भी यही कुछ सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आपको डॉक्टर जो है वो बेड रेस्ट का कहती हैं जब भी आप लाइक कंसीव करती हो। तो मैंने कहा 7 मंथ में सब डॉक्टर्स कह देती हैं कि आपने बेड रेस्ट करना है। तो मैं इतना नहीं सीरियस लेती और कर लेती हूँ कभी कभार, कभी नहीं भी करती हूँ, तो ज़ाहिर काम तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा आपको तब कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए था, जब आपको डॉक्टर जो जो कहते हैं ना वो करना चाहिए। आपने फॉलिक एसिड नहीं प्रॉपर्ली ली, आपने बेड रेस्ट नहीं किया, आपके बच्चे स्ट्रेस में चले जाते। और सबसे बड़ी वजह जो मेरे साथ इस बार हुई थी वो ये थी कि मेरा शुगर लेवल बहुत हाई चला गया था। आपकी जेस्टेशनल प्रेगनेंसी आपने सुना होगा, जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़ हो जाती है और वो आफ्टर डिलीवरी तो वो आपकी सेटल डाउन हो जाती है। मुझे वो हो गई थी, बट 8 मंथ तक जो ब्लड टेस्ट हुआ था ना, जो ब्लड टेस्ट मैंने 8 मंथ में करवाया था, उसमें सब क्लियर था, कोई शुगर लेवल मेरा बढ़ा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अचानक से बढ़ गया, क्या हुआ मेरी समझ से बाहर है। तो डॉक्टर कह रही थी कि आपको जो है ना 3rd ट्राइमेस्टर में ही आपको ये इशू स्टार्ट हो चुका हुआ था, वो अननोटिस चला गया। तो मैंने कहा मैंने तो 8 मंथ में चक्कर आए तो बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल आई थी। तो शी सेड कि हो जाता है ऐसे, तो बाद में आपकी ये जो शुगर होती है वो मतलब जो ये डायबिटीज़ आपको होती है वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती है। बट ये हो जाता है कि आप रिस्की हो जाते हैं, आपको फ्यूचर में कभी भी डायबिटीज़ हो सकती है अगर आप अपना प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरी शुगर लेवल बढ़ने की वजह से जो बेबी है वो हाइपोग्लाइसीमिक हो गया था, लाइक उसकी शुगर लेवल डाउन हो गई थी। तो एक बहुत बड़ा वो प्रोसीजर है, मैं फिर कभी अगर आप कहेंगे तो आपको डिटेल में समझा दूंगी। तो ये पूरी वो एक पूरी स्टडी है, तो बात करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एनी शॉर्ट बता रही हूँ, अगर माँ की शुगर बढ़ती है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी शुगर कम हो जाती है और ये एक प्रोसेस होता है पूरा, और बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। तो जिसकी वजह से एक तो बच्चे का साइज़ बहुत जो है वो मतलब बच्चा बहुत हेल्दी हो जाता है, और दूसरा उसको ब्रीथिंग इशू बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है माय बेबी वो स्ट्रगलिंग, तो जल्दी से उन्होंने ऑपरेट किया और जो है उसको इस दुनिया में ले आए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि टाइमली पता चल गया और सब कुछ सही हो गया। ईमान जो है अबिया है वो तकरीबन 4 से 5 दिन वो नर्सरी में रही, उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया गया था। और उसके बाद और जब डिस्चार्ज किया तब भी उसके पाँव पर कैनोला था और वो हिल जाता था, कभी हाथ पे लगाते थे क्योंकि बाद में भी एंटीबायोटिक्स लगनी थी। वो चीज़ देखना बहुत पेनफुल होता है एक माँ के लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और स्पेशली मैं जब 3 दिन उसको मैंने देखा नहीं था, उठाया नहीं था, महसूस नहीं था किया, वो एक अलग पेन है, वो एक अलग फेज़ है। तो उस सारों से गुजरना, और आपको पता है पोस्टमार्टम जो खुद इटसेल्फ एक पीरियड होता है बहुत डिप्रेसिंग होता है। तो ये सब सिचुएशंस और ये सब चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी, बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने समझ लें सफ़र किया, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, सब चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो मेरा बेसिक मकसद यही है ये बातें आप लोगों से डिस्कस करने का कि प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसीज़, अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप कैरी करते हैं, तो प्लीज़ अपनी जो प्रेगनेंसी है इसको सीरियस लें। आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं ये सब चीज़ें, और आए दिन पता चल रहा है कि कभी किसी को कुछ हो गया, किसी के बच्चे को कुछ हो गया, किसी की मदर को अल्लाह माफ़ करे कुछ हो गया। सो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, और कम से कम 2 डॉक्टर से तो लाजमी कंसल्ट करें, एक डॉक्टर पे तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करें। हाँ, अगर वो आपकी फैमिली डॉक्टर है और उनके पास पहले भी केसेस हो चुके हैं एंड शी इज़ रिलायबल, देन गो अहेड, आप करें। बट अगर नहीं तो प्लीज़ एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स के साथ लाजमी कंसल्टेशन रखें। और बस ये मैंने आपसे कहना था।
तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आप लोगों से मैं अपडेट जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो आप लोगों से जो है वो डिस्कस कर सकूं और जितनी भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।